बिहार सरकार का गजब फरमान। कोरोना से निधन के 2 महीने बाद अधिकारी का ट्रांसफर, विवाद गहराया तो बिहार सरकार ने चूक मानते हुए ट्रांसफर का आदेश लिया वापस। बिहार एसटीईटी को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। वैकेंसी और सफल अभ्यर्थियों की संख्या के साथ परिणाम जारी। मेरिट लिस्ट को लेकर हुआ था बवाल। और भागलपुर में डीबीए के नए भवन में हुई बैठक में दीवानी फौजदारी जैसे मुकदमों में से परेशान पीड़ितों को उचित न्याय दिलाने पर चर्चा। 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। वहीं मुंगेर में किडनी के मरीजों के लिए राहत भरी खबर। सदर अस्पताल में 5 बेडों वाले डायलिसिस सेंटर का हुआ शुभारंभ। सेंटर खुलने से स्थानीय लोगों में काफी खुशी। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। बिहार का सरकारी महकमा अपनी कारगुजारी के चलते एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल बिहार में 30 जून को हुए तबादलों की लंबी फहरिस्तों में कृषि विभाग का बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। कृषि विभाग में एक ऐसे अधिकारी का तबादला कर दिया गया जिनका निधन हो चुका है, लेकिन विभाग ने कृषि पदाधिकारी का भी तबादला कर दिया गया। दरअसल 2 महीने पहले ही कृषि पदाधिकारी अरुण कुमार शर्मा की मौत कोरोना के कारण हो गई थी, लेकिन सरकार की ओर से जो तबादले की सूची जारी की गई उसमें उनका नाम भी शामिल है। अरुण कुमार शर्मा का तबादला पटना जिले से भोजपुर जिले में कर दिया गया था। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौतम, जिस तरीके से ये खबर आ रही है कि निधन के 2 महीने के बाद एक अधिकारी का ट्रांसफर किया गया, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ये सरकार के लेट लतीफी और अपडेट नहीं होने की वजह से है। सरकार को शायद अपने ही विभाग के अधिकारियों के बारे में पता नहीं है कि किनका निधन हो गया है, और आप अंदाजा लगाइए कि मुख्यालय से उनका ट्रांसफर हो जाता है और उनके ट्रांसफर की जो लिस्ट है वो जारी हो जाती है, अधिसूचना जारी हो जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं सिस्टम में ये खामियां हैं। एक तो देखिए आप कि हम इसलिए थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करते हैं कि जिस मंत्रालय में विभाग के मंत्री की फोटो नहीं बल्कि दूसरे की फोटो लगी रहती है, यानी कि अपडेट के मामले में बिहार सरकार अभी भी पीछे है दूसरे राज्यों के मुकाबले, जहां पर क्विक अपडेट होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो यही कारण है कि आप देखिए कि कई बार जो है, अभी भी देखिए श्याम रजक की जो फोटो है उद्योग मंत्री में अभी भी श्याम रजक का ही वो नाम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इतनी लेट लगती थी जो है वो है अपडेटिंग नहीं होने की वजह से। दूसरा कारण ये है कि अभी ये जो जून का जो महीना है 30 तारीख तक लगभग सभी विभाग में अधिकारियों का तबादला होता है। बात चाहे कृषि विभाग की कर ले, बात चाहे खनन विभाग की कर ले, बात चाहे किसी भी विभाग की कर ले, तमाम विभागों में फेरबदल होते हैं, तबादला होता है, उनकी पोस्टिंग होती है और 30 तारीख तक ये पूरी लिस्ट जारी हो जाती है और खास करके जो 3 साल से टिके हुए हैं उनकी जारी होती है। लेकिन ऐसे में कृषि विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही, जिनके अधिकारी की मौत 2 महीने पहले ही हो गई है, उनका नाम अभी तक बरकरार है। उनके मुख्यालय में अभी भी उनके नाम पे ट्रांसफर और पोस्टिंग हो रही है, और ये तब पता चलता है जब खबरें सुर्खियां बन जाती है। तो लिहाजा ये कह सकते हैं कि विभाग की खामियां हैं। इसमें मंत्रालय की जो सिस्टम है, जो मुख्यालय में बैठ के काम करते हैं, उनके फाइलों में कहीं ना कहीं अभी भी कई ऐसे अधिकारी हैं जो जिंदा हैं, यानी कि फाइलों में ऐसे कई अधिकारी हैं जो जीवित है अभी भी। इनकी या तो डेथ सर्टिफिकेट नहीं लगाए गए हैं या उनके द्वारा ये अपडेट नहीं किया गया है, और यही वजह है कि लिस्ट जब बनती है तो इनको इधर करना है, इनको इधर करना है, इनको इधर करना है, इसी फॉर्मेट में होता है। और पिछली फाइलों को उठा करके होता यह है कि पिछले लास्ट ईयर की जो फाइल है उस फाइल को उठा करके ये अंदाजा लगाया जाता है कि कौन 3 साल से टिका हुआ है। तो ये कोई इस दुनिया में है या नहीं है, इसकी फिक्र विभाग को नहीं है, और ना ही उनके उस अधिसूचना में उस बात की जिक्र होती है। तो कहीं ना कहीं ये खामियां है। इसके पहले भी आप देखिए कि कोरोना काल में जो सिविल सर्जन का निधन हो गया था, जम्मू या शेखपुरा में सिविल सर्जन की नियुक्ति कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये कोरोना काल में जिन जिन अधिकारियों की मौत हुई है उनको अपडेट नहीं किया है मुख्यालय, और ये सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही है, और खास करके उस विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही है जहां पर उनके ही कर्मचारी, उनके ही अधिकारी का निधन हो गया हो और
उसकी बाकायदा ट्रांसफर और पोस्टिंग होती रहती है। तो ये कहीं ना कहीं खामियां है, त्रुटियां है विभाग की। और इसको अब तो ऑनलाइन का जमाना है, अभी तो आप अगर सारी चीजों को आप चाहें तो अपडेट कर सकते हैं, सारी चीजें आपकी ऑनलाइन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले कहा कि अभी भी कई ऐसे ऐसे विभाग हैं जिनके जो मंत्री हैं वो पहले के जो पहले इस सरकार में जो पहले मंत्री थे, जिनका अब जो नए मंत्री शपथ ले चुके हैं, उनके अंदर भी तब्दीलियां नहीं हुई है। लेकिन ये सिस्टम है, ये सिस्टम की खामियां हैं, और ये तभी सुरक्षा बनती है जब इनकी त्रुटियां जग जाहिर हो जाती है। बिल्कुल गौतम, ये सिस्टम की खामियां हैं कि विभाग के अपने ही कर्मचारी का अपडेट विभाग के पास नहीं है कि कौन जिंदा है और कौन मर चुका है। और ये पहली गलती नहीं है, इससे पहले भी अगर आधार कार्ड की बात की जाए तो आधार कार्ड को लेकर भी ऐसी गलतियां सामने आई हैं। कोई मर गया है और उसका आधार कार्ड जारी कर दिया जाता है, वोटर आईडी की को लेकर के भी इससे तमाम तरह की गलतियां सामने आती रहती हैं। तो इसको लेकर के आखिर जो भी संबंधित विभाग है वो क्यों नहीं अपडेट रह पाता है और ऐसी गलती बार बार की जाती है? देखिए, इन गलतियों के ऊपर जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा, आखिर क्या वजह है? सरकार अगर चाहे, मंत्रालय यदि चाहे, मंत्री का यदि आदेश हो कि इस काम के लिए जिम्मेवार कौन है, जिम्मेदारी से इस काम को किसने पूरा नहीं किया है, उसके ऊपर एक कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जाकर के इन चीजों पर विराम लग सकता है। लेकिन ये चूंकि मैंने पहले ही कहा कि बस लास्ट ईयर की फाइल उठा ली जाती है, उसमें जिन जिन लोगों का नाम है उन लोगों को देखा जाता है कि भाई, क्योंकि ये सहज और सरल तरीका होता है, कोई मेहनत करना नहीं चाहता है, इसलिए लास्ट ईयर की कॉपी निकाल करके फोटो कॉपी कर लिया और वही नाम को स्कैन कर लेते हैं और आराम से कॉपी पेस्ट हो जाता है। मतलब टाइप करने की भी जो जिद है, वो भी मुनासिब नहीं समझते हैं विभाग के कर्मचारी, क्लर्क, जिसके कारण ये खामियां नजर आती है और पेपर में तमाम वो चीजें रह जाती है। भले ही वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं हो और इस दुनिया में नहीं रहने के बावजूद भी उनका पेपर में उनका नाम रहता है, ट्रांसफर पोस्टिंग में उनका नाम चला जाता है, जिसके कारण ये दिक्कतें होती है। दूसरी बात कि जिस तरीके से बैंक अपडेट करता है, ये चीजें शायद बैंक के कर्मचारियों से सीखने की जरूरत है कि नवंबर या दिसंबर में देखिए सशरीर मौजूद होना पड़ता है। तो इस तरीके की चीजें अगर आप जीवित हैं तो लाइफ सर्टिफिकेट आपको देना होगा। तो नवंबर में तमाम वो चीजें अपडेट होती है, नवंबर से दिसंबर में जी। तो इस तरीके की चीजें शायद हो विभाग के अंदर, तभी जाकर के संभव हो सकता है। वरना मैंने ऐसे कई कर्मचारी जीवित है और कई लोग तो पेंशन ले रहे हैं, पेंशन भी सरकार की तरफ से ले रहे हैं क्योंकि वो अभी फॉर्मेट पे जीवित है। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसको दुरुस्त करना होगा। और दूसरा, मेहनत करनी होगी, काम करना होगा। यदि काम करेंगे अधिकारी, काम करेंगे कर्मचारी, तो उनको अपडेट होने में दिक्कतें नहीं होगी। लेकिन जो फाइलें पड़ी है वो पड़ी रह जाती है। सरकार और विभाग के कई ऐसी फाइलें हैं जो इस तरीके की पेंडिंग रहती है। और ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में खास करके इस बात का बेहद ख्याल, अच्छा अभी तो ये हाल है, अभी सोचिए कि अगर किसी अच्छे अधिकारियों की एक लिस्ट हो कि नहीं भाई अमुक व्यक्ति इस विभाग का बेहतर काम करने वाला है, उसको एक ऐसे जिला को सौंपा जाए जहां पर और भी बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है। लेकिन बस मुख्यालय है, मुख्यालय में ट्रांसफर पोस्टिंग का ऐसे ही खेल चलता है। अभी जिला परिवहन कार्यालय में देखिए तमाम, अभी तो कई ऐसे, मतलब लगभग सभी विभागों में अभी जो लिस्ट जारी की गई है, लगभग सभी विभागों में तमाम अधिकारियों की पोस्ट का करीब करीब तबादला हो गया है। जी बिल्कुल गौतम, जैसा कि आपने जिक्र किया कि काम करना पड़ेगा और ध्यान से काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के ऐसी गलतियां नहीं दोहराई जा सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम तमाम जानकारी के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार एसटीईटी 2019 का परिणाम जारी होने के बाद से विवाद जारी था। वैसे अभ्यर्थी जो परीक्षा में सफल हुए थे मगर मेरिट लिस्ट में नहीं थे, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। मंगलवार को अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने पहुंचे थे। हंगामे को देखते हुए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। इस घटना के बाद एसटीईटी मुद्दे पर विवाद बढ़ गया था। विवाद बढ़ता देख सूबे के शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया। बिहार शिक्षा विभाग ने बुधवार को क्वालिफाइड इन मेरिट लिस्ट और क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट का चक्कर हटाते हुए अभ्यर्थियों और वैकेंसी की संख्या के साथ नया रिजल्ट जारी कर दिया है।
बिहार एसटीईटी का रिजल्ट संख्या के साथ जारी कर दिया गया है। वैकेंसी और सफल अभ्यर्थियों की संख्या के साथ परिणाम जारी किया गया है। मेरिट लिस्ट को लेकर ये पूरा बवाल हुआ था और बवाल के बाद ये फैसला लिया गया। मंगलवार को शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने अभ्यर्थी पहुंचे थे और हंगामे को देखते हुए पुलिस को उनके ऊपर लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। एसटीईटी अभ्यर्थी लगातार रिजल्ट में धांधली का आरोप लगा रहे हैं और अभ्यर्थी 100% नियुक्ति की भी मांग कर रहे हैं। वहीं झारखंड सरकार ने अनलॉक 5 में राज्य की जनता को बड़ी राहत दी है। अब सभी जिलों में दुकानें 8 बजे रात तक खुली रहेंगी। एक जिले से दूसरे जिले तक बसों का आवागमन होगा। बिहार से यानी दूसरे राज्यों से आने वालों को 7 दिन तक क्वारंटाइन में रहने की अब जरूरत नहीं है। रेस्टोरेंट और बार 50% सीट के साथ खोले जाएंगे। तो झारखंड में अनलॉक 5 की शुरुआत हो गई है और इसके तहत सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे। शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेंगी और स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी दुकानें और दूध के स्टोर खुले रहेंगे। और इसके साथ साथ इंटर डिस्ट्रिक्ट बस परिचालन भी शुरू होगी। और आपको बता दें कि बसों में कुल सीटों में 50% यात्रियों को बैठने की ही अनुमति फिलहाल दी गई है। तो राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए अब ई पास की बाध्यता को खत्म कर दी गई है और दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या जाने के लिए ई पास जरूरी है। दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिनों का होम क्वारंटाइन अब नहीं होगा। और इसके साथ साथ सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स और रेस्तरां 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे और स्टेडियम, जिम और पार्क को भी खोलने का फैसला लिया गया है। स्कूल, कॉलेज समेत सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे और 50 से अधिक के जमा होने पर अभी रोक लगेगी। बैंकेट हॉल और सामुदायिक भवन खुलेंगे लेकिन 50 से ज़्यादा पर अभी फिलहाल रोक लगाई गई है। और इसके साथ श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक स्थल को अभी बंद रखा गया है। सभी तरह के प्रदर्शन और जुलूस पर भी रोक जारी रहेगी। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा कराई जाएंगी लेकिन राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षाएं स्थगित रहेगी। तो झारखंड में अनलॉक 5 की शुरुआत हुई है और इस दौरान मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी। आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी और सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। वहीं पटना उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए डीबीए के नए भवन में बीते दिन बैठक की गई। बैठक दीवानी, फौजदारी सहित विभिन्न मुकदमों में परेशान पीड़ितों को उचित न्याय मिले और मुकदमों का निपटारा जल्द से जल्द हो सहित अन्य बिंदुओं को रखा गया। इस बैठक की अध्यक्षता डीएलएसए सचिव रूपमा कुमारी ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विभिन्न मामलों में सजा काट रहे लोगों को रिलीफ दी जाएगी। इसके लिए कोविड-19 का पालन करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया जाएगा। वहीं डीएलएसए सचिव ने यह भी कहा कि आगामी 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत अधिक से अधिक मामलों का निपटारा किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नालसा के निर्माण प्रदर्शन में निर्देश पर 10 जुलाई 2021 को अगला राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। संपूर्ण भारतवर्ष में इसका आयोजन हो रहा है। सभी राज्यों के साथ बिहार विधिक सेवा आयोग का भी हमारे पास निर्देश है, विधिक सेवा प्राधिकार का, कि ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत 10 जुलाई के माध्यम से हम लोग कर सके। सुलहनीय मामले जितने भी हैं, फौजदारी, दीवानी और विभिन्न विभागों से संबंधित, जिसमें बिजली विभाग, टेलीफोन, पानी बिजली के मामले, वेट मेजरमेंट से रिलेटेड जितने भी मामले हैं, तो उसका निर्देश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का निष्पादन हाइब्रिड मोड पर इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से वर्चुअल कम हाइब्रिड मोड पर हम लोग उसका निष्पादन करेंगे। हर किसी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोरोना के गाइडलाइंस के जो भी सरकारी गाइडलाइंस है उनका पूरा पालन करते हुए इस एक प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय लोक अदालत का फ़ायदा जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग दे सके, हम लोग उसको देने की कोशिश करेंगे।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजीव पांडे हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। राजीव, डीबीए के नए भवन में बैठक हुई, बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया? अभी कोर्ट वर्चुअल चल रहा है और कोरोना लॉकडाउन के चलते जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इस वर्चुअल कोर्ट में ही 10 जुलाई को पूरे भारत में लोक अदालत होना है। उसमें भागलपुर में भी लोक अदालत लगाया जाएगा, जिसमें कि हर मामले, चाहे वो बिजली का हो, बैंकिंग हो या फिर दहेज प्रताड़ना, जमीन जगह, बैंकिंग, ये सब सारा केस जो है उसमें देखा जाएगा। इसके लिए जो है पहले से ही आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। कल दिन में जो है कोर्ट में ही बैठक आयोजित की गई, जिसमें कि सचिव के द्वारा यह कहा गया कि सभी विभागीय मामले सहित जो भी सिविल और इंश्योरेंस, बैंकिंग, बिजली बिल वगैरह इस सब का जो भी केस है जो लंबे समय से चलता आ रहा है, हालांकि इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो लंबे समय से सजा काट रहे हैं, जो जेल में कैदी हैं और उन्हें जो है हो सकता है कि उनको भी इसमें रियायत दिया जाए इस लोक अदालत में, और उनको जो है हो सकता है कि सजा से मुक्त भी किया जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं मुंगेर से किडनी के मरीजों के लिए एक राहत की खबर आ रही है। अब किडनी के मरीजों को डायलिसिस के लिए जिले से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के तहत मुंगेर सदर अस्पताल में 5 बेडों वाला डायलिसिस सेंटर का शुभारंभ किया गया। डीएम नवीन कुमार ने फीता काट कर इसका शुभारंभ किया। वहीं इस सेंटर के खुले जाने से लोग काफ़ी खुश हैं। इस सेंटर के उद्घाटन के बाद सेंटर के विषय में जानकारी देते हुए डीएम ने बताया कि इससे मुंगेर ज़िले और आसपास के लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। पहले मरीजों को डायलिसिस के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब अपने ज़िले में ही ये सुविधा उपलब्ध होगी। डायलिसिस सेंटर का हम लोगों ने शुभारंभ किया है और ये काफ़ी चीज पर मांग था, पहले से ये डिमांड था इस जिले के लिए कि डायलिसिस सेंटर यहाँ स्टार्ट नहीं था, तो आज हम लोगों ने इसको स्टार्ट कर दिया। अब हमारे जो सुदूर गांव के या अन्य जो व्यक्ति हैं जो इस डायलिसिस की जिन्हें आवश्यकता हो, वो अब उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, भागलपुर, पटना या अन्य जिलों में नहीं जाना पड़ेगा डायलिसिस कराने के लिए। और निश्चित रूप से यहाँ पे जो बेहतर सुविधा डायलिसिस की दी जा रही है या दी जाएगी, उसको वो लोग अवेल करेंगे और यहीं पर उनका डायलिसिस होगा। किनके लिए मुफ्त होगा, किनको कुछ क्या लगेगा? ये हमारे बीपीएल कार्ड होल्डर के लिए मुफ्त होगा और बाकी के लिए 1700 नॉमिनल फ़ी है, 1720 रुपये नॉमिनल फ़ी है, जो जिसके अंतर्गत जो सारी सुविधाएँ हैं वो दी जाएंगी। इधर भी देखिएगा पकड़ के। हाँ सर, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। अंदर वेलकम कर रजिस्ट्रेशन का तो किडनी मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर है। डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया गया है और सेंटर खुलने से स्थानीय लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अतहर खान हमारे साथ फोनलाइन पे मौजूद हैं। अतहर, किडनी मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है कि अब डायलिसिस सेंटर का शुभारंभ किया गया है। अतहर जी, ये जो स्वास्थ्य विभाग का जो कार्य किया गया है, ये काफी सराहनीय है। पहले डायलिसिस सेंटर जो स्वास्थ्य विभाग नहीं होने के कारण लोग मुंगेर से भागलपुर, पटना यहाँ जाते थे किडनी का जांच करवाने के, लेकिन अब है कि मुंगेर में जब स्वास्थ्य विभाग का ये जो पहल हुआ है, ये शुरुआत हुआ है, जिसका उद्घाटन मुंगेर के डीएम ने किया है, तो उससे मुंगेर के वासियों और ग्रामीणों में काफी खुशी का लहर है कि लोग बाहर नहीं जाएंगे, मुंगेर में ही कराएंगे। सबसे बड़ी सुविधा ये हुई है कि जो कार्ड धारी है, बीपीएल कार्ड धारी है, उनको यहाँ मुफ्त में उनका इलाज और चेकअप होगा। और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको एक नॉमिनल फी, जहाँ 3000 4000 लगता था, यहाँ 1700 रुपये में मात्र आपका किडनी जांच करा दिया जाएगा। इस बात को लेकर कल सारे लोग में, सारे स्वास्थ्य कर्मियों में, सारे ग्रामीणों में एक खुशी देखा गया और स्वास्थ्य विभाग का एक अच्छा पहल किया गया के द्वारा किया गया। जी, लगभग कितनी मशीनें लगाई गई हैं? यहाँ पे लगभग 8 से 10 मशीनें लगाई गई हैं, जो और 24 घंटा यहाँ पे वर्क किया जाएगा और 24 घंटा यहाँ पे डॉक्टर, टेक्नीशियन सारे लोग मौजूद रहेंगे। जी, अब ये पूरा हाइजेनिक विभाग को बनाया गया है। जी अदर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के ड्रोन मिलने के बाद देश की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इस बीच इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भी सुरक्षा की व्यवस्था को पुख्ता कर दी गई है। बड़ी जांच पड़ताल के बीच सीमा पर एसएसबी ने 8 ड्रोन कैमरा बरामद किया है। बरामद किए गए सभी ड्रोन मेड इन चाइना है। इन सभी को तस्करों द्वारा एक कार में नेपाल से हिंदुस्तान लाया जा रहा था, जिसके बाद जांच में पुलिस ने सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है। 30 तारीख को इस मामले में कोंडवा चैनपुर थाना में एक केस दर्ज किया गया है। एसएसबी जो वहाँ पे पोस्टेड है नेपाल बॉर्डर पे, वो वाहन चेकिंग के दौरान 3 व्यक्तियों को पकड़ी थी और उनके कार से I-10 कार से 8 डिब्बे जब्त किए गए थे। जब उन डिब्बों को खोला गया तो उसमें ड्रोन थे। उन व्यक्तियों के द्वारा बताया गया कि वो नेपाल से ये खरीद कर ला रहे हैं, लेकिन उन लोगों के द्वारा कोई वैध कागजात उसके प्रस्तुत नहीं किए गए, तो तस्करी करके इन वस्तुओं को लाया गया था। उसके बाद इस मामले में 26 तारीख को केस दर्ज किया गया और इन तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वो तीनों व्यक्ति, उसमें से 2 व्यक्ति कोंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के ही निवासी हैं और एक व्यक्ति सीतामढ़ी के बैरगनिया थाना क्षेत्र का निवासी है। इसके संबंध में एसडीपीओ ढाका को स्वयं इस कांड का पर्यवेक्षण करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही इसके सभी पहलुओं पर जांच की। वहीं लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर समस्तीपुर में वाम दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कई समर्थकों ने हाथों में झंडे और तख्तियों के साथ प्रदर्शन किया। शहर में निकाली गई रैली ने कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास पीएम मोदी का पुतला दहन किया और साथ ही सरकार से पेट्रोल और डीजल का दाम कम करने की मांग की। अभी डीजल पेट्रोल की जो बढ़ती हुई कीमत उसको वापस करने के लिए और जो इनकम टैक्स से बाहर है वैसे लोगों को 7500 रुपया मुफ्त मांगे। हमारे डीजल पेट्रोल और 7500 रुपया अविलंब देने की मांग चल रही है। तो अभी आप लोग प्रतिरोध सभा निकाले हैं, इसमें क्या कुछ करने वाले हैं? अभी यहाँ पुतला दहन, हमने प्राइम मिनिस्टर का पुतला दहन हम लोग करेंगे और यहाँ से गोलंबर तक वहाँ जाएंगे कलेक्ट्रेट के पास, वहाँ पुतला दहन होगी और वहाँ पर मीटिंग करके और फिर अगले इस सवाल पर आंदोलन लड़ाई चलती रहेगी जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है। वापस लो, वापस लो, वहीं सिमडेगा के महाबुआंग थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चक्कर में हुए हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान छत्तीसगढ़ निवासी आरोपी कमलेश लोहरा के रूप में हुई है और साथ ही प्राथमिक छानबीन में पुलिस घटना में इस्तेमाल हुए हथियार भी बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार युवक ने अपनी प्रेमिका की शादी किसी और से होने की बात पर आक्रोश में आकर इस वारदात को अंजाम दिया था। गिरफ्तार युवक के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया गया है। एक अजीबोगरीब त्रिकोणी प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। ये हत्या प्रेम प्रसंग में की गई। असारू लोहरा जो सूचक है, इसने थाने में आकर बताया है कि उनकी छोटी बहन 18 वर्षीय वो उस लड़की का मंगेतर संदीप लोहरा जो जशपुर ज़िला का छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, उससे वो शादी करना चाहता था अपनी बहन का। लेकिन वासुदेव कोना पत्रा टोली वासी जो थाना रायडीह जिला गुमला का, ये उस लड़की से प्रेम करता था और जब उसे पता चला कि उसका भाई अपनी बहन की शादी संदीप लोहरा से करना चाहता है, तो इसने योजनाबद्ध तरीके से उद्देश्य और गतिरोध के कारण संदीप लोहरा को चाकू भोंककर उसकी हत्या कर दी है।
वहीं फिरोजाबाद में न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी के बाद जिला पुलिस बल पूरी तरह चौकन्नी हो गई है। जिला पुलिस की ओर से न्यायालय परिसर में जांच अभियान चलाया गया, जहां सभी गाड़ियों की जांच पड़ताल की गई। इसके साथ ही परिसर में आने वाले लोगों की भी जांच पड़ताल की गई। इस मामले में सिटी एसपी मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि लेटर को लेकर जाँच पड़ताल की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय परिसर में कल देर शाम एक ये लेटर मिला है जिसमें अस्पष्ट लिखावट है, किसी को एड्रेस नहीं है, किसी का नाम नीचे नहीं है, लेकिन इसको गंभीरता से लेते हुए कल एंटी सबोटाज टीम के द्वारा चेकिंग कराया गया, डॉग स्क्वाड वगैरह के द्वारा, और आज सुबह से भी सरगर्मी हम लोग बनाए हुए हैं, लगातार चेकिंग टेस्टिंग चल रहा है और इसके जांच पूरी होने तक हम ये प्रक्रिया जारी रखेंगे। सर चुनाव पंचायत चुनाव भी है सर, क्या किसी तरह का मजाक या किस तरह का सर ऐसा कुछ लग रहा है? अब समस्त पहलुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं और संवेदनशीलता का स्तर उच्च स्तर पे रखते हुए हम लोग इसमें पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।